नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि हम दिन प्रतिदिन आपसे किसी न किसी साथी से, किसी न किसी कलाकार से और एक बहुत ही महान संघर्षशील व्यक्तियों से मिलाते रहते हैं और ख़ास साथ साथ में हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं खबरों से, जो अपने लोकल की खबरें हैं। तो अभी हमारा जो दौर चला हुआ है, हम उन साथी लोगों के लिए एक ये दौर चला रहे हैं जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, किसी न किसी कारणवश से वो काम नहीं कर पा रहे हैं या एक जगह पे एक उम्र में आकर के रुक से गए हैं कि करें तो अब क्या करें। तो ऐसे साथियों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए हम प्रेरणादायक महानुभावों से मुलाकात करवाते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं कि वो एक समय में क्या थे और आज एक क्या हैं और किस कारण से रहे हैं और क्या उन्होंने सोच करके आगे कदम बढ़ाया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको प्रेरणादायक देने के लिए हमारे बीच में अभी जो फ़िलहाल मौजूद है वह है कुलदीप सरताज। कुलदीप यादव सरताज के बारे में आप सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही नॉर्मल एक मिडिल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ में इन्होंने संघर्ष किया है और इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ में मिलकर के संघर्ष किया है और आज एक उस पायदान पर हैं, आज एक उस जगह पर हैं कि इनको जानना सिर्फ नाम से काफ़ी है, क्योंकि एक समाज सेवा के साथ साथ में ये बहुत कुछ प्रेरणादायक भी बताना चाहिए। तो कुलदीप जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। सर धन्यवाद भाई साहब, सभी दर्शकों। सर, जैसा कि आपने एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँचे हुए आज के दिन में आप, और लोग हैं ना सिर्फ और आपके नाम से भी जानते हैं, तो आप का जो शुरुआती जो दौर था, बचपन था, किस तरह का था? देखिए पवन भाई, मैं कहूँ कि अपने जीवन शैली के बारे में जहाँ तक आपने पूछा, तो मेरा जन्म एक मध्यम वर्ग में मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे पिताजी जो थे वो भारतीय सेना में जवान थे और बड़ा संघर्षशील हमारा जीवन रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी सब नेता कह देते हैं कि भाई मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गरीबी क्या होती है उस चीज़ को हमने बड़ी नज़दीकी से देखा है और जो हमारे देश का गरीब व्यक्ति किस प्रकार से पीड़ित होता है, किस प्रकार से उसको एक सफ़र करना होता है, उसको मैंने बड़ा नज़दीकी से देखा है। और महेंद्रगढ़ में हम रहे हैं, माजरा कला हमारी जो मेरा पैतृक गांव है, हमारी जन्मभूमि है और आज लगभग 31 दिसंबर को 34 साल की मेरी उम्र हो जाएगी। 33 साल मैंने अपने जीवन के पूरे कर लिए हैं जी। इस 33 साल के दौरान मैंने हर वर्ग में काम करके देखा है और अब एक पड़ाव हमारा बचा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए कुछ हम अच्छा करें जी। और ये जो पीड़ा थी ये क्यों पैदा हुई, पहले हमने सोचा कि भाई हम अपने लिए अच्छा करें, अपने परिवार को संगठित करें, परिवार को की आय बढ़ाएं, वो सब चीज़ें हमने करी और आप लोगों का सहयोग, पूरे क्षेत्र का सहयोग, प्यार प्रेम हमारे साथ हमेशा रहा जी। सभी हर वर्ग का सहयोग मिला और आप सब के सहयोग से, आशीर्वाद से आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, ये सब का प्यार और सहयोग ही है जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। सर, एक समय का दौर जिस दौरान आप स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उस दौरान जैसे कि आपने बताया मिडिल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो कोई उस दौरान कोई हर्ट ऐसा कोई हादसा या कोई ऐसी घटना घटी हो जिसको आज भी आप सोच करके, या परिवार के साथ में हुआ हो या आपके साथ में हो, जिसको आज सोच कर भी आप थोड़ा सा मतलब ये सोचते हैं कि यार वो घटना एक बहुत ही मतलब अहम थी? देखो, मैंने आपको बताया कि जो मेरा जीवन बड़ा संघर्षशील रहा है, एक बार नहीं, जीवन में अनेकों बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और मैं तो जो मेरे साथी हैं, मैंने बताया कि आज मेरी 33 साल की उम्र है, बहुत से साथी ऐसे हैं जो आज भी वही हैं और उस समय भी वही थे, लेकिन हमारे मन में हमेशा एक जिद रहती थी, एक मैं कहूँ कि टीच रहती थी। ये मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा, जो पॉइंट है, जो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, वो सर बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन के अंदर उतारेंगे तो श्योर हैं आप भी कामयाब हो जाएंगे। जी सर, बता रहे थे आप। पहले जहाँ एजुकेशन की आपने बात करी, तो मेरा उस समय एक टीच रही कि मैं शिक्षा में अग्रणी रहूँ और हम इतना ज़्यादा पढ़ें कि हमारे मेरिट आए और अखबारों में जो हमारी जो ना खबरें आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस बात की टीच उस समय थी और जब मैं +2 के अंदर पढ़ रहा था हमारे महेंद्रगढ़ में जो श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी है,
तो उस समय भी मैंने टीच करी थी कि भाई मैं इतनी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करूँ कि जब मेरा रिजल्ट आए तो अखबार में मेरी फ़ोटो ज़रूर आनी चाहिए, मतलब इतने परसेंटेज अंकों के साथ मैं आऊँ। आज आप लोग देखते हो कि रिजल्ट आता है जो अखबार में फ़ोटो आती है, वो पुराने दौर की बात है जब इस प्रकार की बातें बहुत कम आती थी। आज 99% लेना, 90% लेना, 80% लेना आज एक नॉर्मल बात है। वो समय ऐसा था कि जब फर्स्ट डिवीज़न भी अगर आ जाती थी तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता था। उस समय हमने एक टीच करी थी कि भाई मेरी कई जो उस समय अध्यापक होते थे, एक मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं कहीं न कहीं टकराव कर लेता हूँ, चाहे वो सरकार हो, चाहे मैंने प्रशासनिक ड्यूटी करी है उस समय भी हूँ, क्योंकि हम सच्चाई के साथ चलते हैं। मतलब जब आप टकराव करते हैं तो सच्चाई के लिए टकराव करते हैं। उस समय हम ये नहीं देखते कि भाई इससे मेरे को क्या नुकसान होगा। उस समय भी कई जो हमारे एजुकेशन के जो हमारे टीचर थे उन्होंने मेरे जिद करी थी कि आपकी मेरिट कभी भी नहीं आ सकती, आप मतलब पढ़ते कम हो। और ये हकीकत बात है कि मैंने कभी भी घर पे किताब खोल के नहीं देखी, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ पढ़नी है ना, जैसे आज बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल में आके घर ट्यूशन करना फिर उनको पढ़ाना, मैं मानता हूँ कि ये सब व्यर्थ है। जो 8-9 घंटे का स्कूल का समय होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एजुकेशन के लिए। अगर हमने पढ़ना है तो वो जो 8 से 9 पीरियड जो लगते हैं वो मान के चलो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमारी कैचिंग पावर ठीक है और हमारी मतलब इस बात की इच्छा है कि मैंने इस लेसन को पूरा करना है, तो घर आके पढ़ने की या किसी उसी मास्टर से जो वहाँ पढ़ा रहा है उसी से हम ट्यूशन लेते हैं। मैं क्योंकि ये सब अन्यथा है और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया इन स्कूल वालों ने बना रखा है। हमने कभी भी ट्यूशन नहीं किया ज़िंदगी में। और उस समय हमने टीच करी कि भी हमारी मेरिट आनी चाहिए। कुछ अध्यापकों ने भी कहा कि ऐसा नहीं होगा, उनको भी हम चैलेंज किया था, अगर हमारी मेरिट नहीं आई, अखबार में फ़ोटो नहीं आई तो आगे से हम शिक्षा ग्रहण करने ही छोड़ देंगे। हम कई बार जैसे इतने बड़े वादे हम उस चीज़ पर भी कर भी लेते हैं। उसके बाद में हमारा रिजल्ट आया और वो अखबार की कॉपी मैं आपको दे दूंगा कि मेरे उसमें मेरिट आई और अखबार में मेरी फ़ोटो लगी। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई कि आज रिजल्ट के माध्यम से हम अखबारों में छाए कि भाई मैंने जो है ना उस मेरिट लेकर। सर कौन सी क्लास की बात है? ये 12वीं क्लास की बात है। 12th क्लास की तो श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जब मैं पढ़ता था उस समय की बात है। जो डॉक्टर वीर सिंह होते थे वो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और मैं मानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम का कोई टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे फॉरवर्ड नहीं देखा। ये भी श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं। हाँ, उनकी भी एक विशेषता थी कि मैंने कहा कि जिस प्रकार से हमने घर कभी किताब नहीं खोल के देखी, तो उनकी भी एक विशेषता थी, वो जब पढ़ाते थे तो बगैर किताब पढ़ाते थे। मतलब ऐसा कोई टीचर मैंने आज तक नहीं देखा कि जो लेसन को और बिना किताब उठाए पढ़ा दे और आज पढ़ा के गया तो अगले दिन वहीं से शुरू कर दे। इस प्रकार का टैलेंट मैंने नहीं देखा। तो हमने भी एक ये टैलेंट अपने अंदर ठानने की कोशिश करी थी कि हम भी ऐसा करें कि किताबें न खोल के देखें। इस आधे घंटे के पीरियड के अंदर ही हम इतना पढ़ लें कि न हमें घर पढ़ना पड़े न ट्यूशन पर पढ़ना पड़े। उसके बाद में अच्छा अचीवमेंट मेरा आया। जब मैंने +2 पास कर ली तो मैंने बताया कि मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार में था। उसके आगे मेरा टारगेट था कि अब हमें सर्विस कैसे मिले, नौकरी किस प्रकार से मैं लग पाऊँ, उस बात की एक पीड़ा थी। तो उस समय भी मतलब तो सर जब तक आपके दिमाग में ये विचार नहीं आए थे कि हमारी भी इस तरह से एक बहुत बड़ी संस्था होगी, हम बड़े समाज सेवी होंगे, जनता की सेवा करेंगे इस तरह से? देखो बस अब अचीवमेंट आदमी जब जितनी आपका हैसियत होती है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। अगर अपने को छत पर चढ़ना है और बगैर पेड़े लगाए मैं सोचूँ भी सीधा मैं इस पर छलांग लगा लूँ तो संभव नहीं होगा। अगर छत पर चढ़ना है तो उसमें पेड़ी लगानी पड़ती हैं। जब वो 27, 28 या 30 पेड़ी आप लगाओगे, उनको आप कवर अप करोगे, तब जाके आप उस स्टेज पर पहुंच पाओगे। उस समय भी हमारा विचार था कि हम ऐसा करें, लेकिन इस काबिल हम नहीं थे कि उस चीज़ का अचीवमेंट हम कर सकें। उस परिवार को देखते हुए हमारा टारगेट एक ही था कि भाई किस प्रकार से हम जॉब लगें और वो भी कम समय में लगे। किसी भी प्रकार से मतलब जिद कर हमने कर ली थी। बहुत से मेरे युवा साथी हैं जो उस समय भी जिद कर लेते थे कि आप नौकरी नहीं लग पाओगे, ये बात है वो बात है, लेकिन हम उनको चैलेंज किया था कि हम नौकरी भी लगेंगे और उस नौकरी को भी छोड़ देंगे। ये बात भी हमने उसकी की। ये नौकरी इसलिए लगेंगे कि सिर्फ एक टारगेट पूरा करके दिखाना है कि हमने नौकरी लग ली और उस नौकरी को ठोकर भी मार दी। ये हमारी तो जो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में मैंने तुरंत प्रभाव से +2 करने के बाद में लगभग 1 साल के बाद में ही हमने वो नौकरी जो ना हासिल करी। उसके बाद में हम चले गए तो जो क्षेत्र का जो भेदभाव है वो हमेशा हमारी पीड़ा में रहता है। उस समय जब हम भर्ती होके गए तो मैंने देखा कि महेंद्रगढ़
क्षेत्र के जो युवा साथी हैं उनके साथ वहाँ भी बड़ा भेदभाव है। मतलब जो रोहतक के हैं, जो अम्बाड़ा के हैं, जो कुरुक्षेत्र के हैं, उनके साथ एक अलग व्यवहार किया जाता है। जब महेंद्रगढ़ की बात आती है तो ये पीड़ा आज से नहीं है। जब हम किसी प्लाटून में खड़ा होते थे, कोई पूछता था कि भाई आपका कौन सा जिला, वो कहता है कि मैं रोहतक से हूँ। बोले आप कहाँ से हो? बोले मैं सोनीपत से हूँ। आप कहाँ से? बोले मैं अम्बाड़ा से हूँ। जब महेंद्रगढ़ जिले के साथियों का नंबर आता था तो वो धीरे से बोलते थे मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। मतलब उनकी बात में इतना दम नहीं होता था कि अपने जिले की बात को ये रख दे मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। और महेंद्रगढ़ नाम लेने के बाद में फिर 3 सवाल हमारे साथ और होते थे कि भाई महेंद्रगढ़ कहाँ है। फिर उनको बताना पड़ता था जी रेवाड़ी। अच्छा बोले रेवाड़ी को तो जानते थे। बोले रेवाड़ी से बोले आगे तो नारनौल है, वहाँ जी वो नारनौल ही मान के चलो। सर ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रही हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। हमेशा ही होता है। अगर आप भी कोई युवा साथी देख रहे हो तो मैं आप भी मान के चलो कि आप पानीपत से आगे चले जाओ और किसी भी बस स्टैंड पे जाकर आप काउंटर पे पैसे दे दो, उनको ये बोल दो कि आप महेंद्रगढ़ की टिकट दे दो। अगर कोई काउंटर वाला आपको टिकट दे दे तो आप खुद इस चीज़ को आप देख लेना कि वहाँ आपको ही पूछा जाएगा महेंद्रगढ़ की कोई टिकट नहीं है। फिर आप कहोगे जी नारनौल की दे दो। बोलो हाँ ठीक है, आप नारनौल की कटवा लो, महेंद्रगढ़ उतर जाना, उसमें 10-5 रुपये कम करते हैं। ये इस दुर्भाग्यपूर्ण है, शुरुआत से रही है महेंद्रगढ़। आज भी है, आज से 20 साल पहले भी था सेम वही प्रोसेस है कि आज भी उसकी बदली नहीं है, बल्कि और गंभीर होती जा रही है। तो सर ये फिर उसके बाद में जैसे कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में गए, उसके बाद में अपनी जॉब छोड़ी वहाँ की, फिर ऑटोमेटिक जिसकी भाई साहब अपने प्रदीप जी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक बताइएगा। पहले वो बात मैं पूरी कर देता हूँ। जी सर, जॉब छोड़ने वाली बात थी उस समय हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा साथी जो भर्ती होकर गए थे महेंद्रगढ़ से काफ़ी थे। तो उस समय क्या हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान बड़ा भेदभाव हुआ। महेंद्रगढ़ के न तो उनको जैसे समय पर छूटें मिलनी, न उनके साथ अच्छा व्यवहार होना, न हमारे कोई वहाँ अफसर थे कि हमारे जैसे कोई बात हमारी मान ली जाए। मतलब जो आज सरकारें जो ग्रांटों में एक प्रकार से जो मुख्यमंत्री जो व्यवहार कर रहा है सेम वही व्यवहार वहाँ होता है और आज भी वही है। आज भी जो हमारे क्षेत्र के जो युवा साथी भर्ती होकर जा रहे हैं उनसे किसी से भी आप इस बारे में पूछ लेना कि जहाँ वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो किस प्रकार का जो मेहनत के जो युवा साथी उनको कैसे देखा जाता है एक अलग दृष्टि से। अभी महेंद्रगढ़ तो कुछ है ही नहीं और नहीं हमारे पास इतना कोई मजबूत नेता है कि हम ये कह दें भी हमारे महेंद्रगढ़ का फलाना नेता है वो हमें बचा लेगा। उस समय क्या हुआ कि सब युवा साथियों की ट्रांसफ़र कर दी गई अलग अलग जगह। मतलब महेंद्रगढ़ के जितने भी थे उनको कहीं किसी को मतलब चंडीगढ़ भेज दिया गया, किसी को अम्बाड़ा भेज दिया गया और बहुत से लगभग हमारा चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दी गई। तो सब साथियों ने कहा कि भाई इस बात को कौन उठाए अब सरकार के सामने। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस बात को उठाऊँगा कि वहाँ छुट्टी तक नहीं दी जा रही थी। जो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आप 1 हफ्ते में घर चले जाओ या 5 दिन में चले जाओ। मैंने उस समय ये सरकार के सामने बात उठाई थी कि आप जितने भी जवान हैं इनको हफ्ते में 1 दिन घर भेजना चाहिए। उसके बाद में मेरी इंक्वायरी जो है ना अधिकारियों ने खोल दी थी कि आप लोगों ने ये बात क्यों उठाई, क्या समस्या थी। मैंने कहा था कि जवान हमारे पीड़ित हैं, हर जवान का भी परिवार होता है, वो घर जाना चाहता है, तो कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन पुलिस के अंदर भी होनी चाहिए कि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटियाँ। आप लोगों ने देखा कि जिस PPR के तहत हम भर्ती होते हैं उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप अपने घर जाएं। 24 घंटे कभी भी आपको गैर हाजिर दिखाया जा सकता है अगर अफसर चाहे तो हमने उस समय एक मांग करी थी कि हमारे जो जवान हैं उनकी हफ्ते के अंदर 1 दिन का रेस्ट होना चाहिए। वो 7 दिन के अंदर उनको 1 दिन का रेस्ट मिले ताकि वो अपने घर परिवार वालों से मिले, उनका जो माइंड है वो रिलैक्स हो। क्योंकि सारा दिन पुलिस की नौकरी में बोधरेशन बहुत ज़्यादा होती है और आज क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो हमारा जवान ड्यूटी करने में बड़ी कठिनाई होती है उनके सामने। तो ये बात मैंने उस समय अधिकारियों के सामने उठाई थी। जो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे जवानों के साथ में थी कि हम सब इकट्ठा हुए तो हम चर्चा करने लगे तो बहुत से साथियों ने कहा कि भाई उनके पास तो जैसे बड़े बड़े नेता हैं रोहतक में, उनके पास तो जैसे ओम प्रकाश चौटाला भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कुलदीप बिश्नोई है, हमारे पास कोई नेता नहीं है। तो मैंने कहा था कि भाई मैं अभी नौकरी मेरे को रिजाइन करके जाना है, मुझे इस नौकरी से कोई प्यार प्रेम नहीं है और न इस नौकरी का जो सिस्टम मुझे पसंद आ रहा है। मैं उनसे वादा करके आया था कि अगर भविष्य में मैं जाकर अपने क्षेत्र की आवाज़ उठानी है, भविष्य में अगर मैं कभी भी काबिल हुआ तो सबसे पहले जब कोई सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी तो इस पुलिस की जो व्यवस्था है जो खराब हो रखी है उस चीज़ को मैं ज़रूर उठाऊंगा। जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस चीज़ का मैं संकल्प वहाँ से लेके आया था और उनको आश्वस्त करके आया था कि आप लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा।
चाहिए मेरी लड़ाई 5 साल में पूरी हो, 10 साल में पूरी हो, 15 में पूरी हो। इस संघर्ष को मैं मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक हम हैं तो इस संघर्ष को हम पूरा करें। और उसी कड़ी में आने के बाद में ये सब चीज़ें हमने तय की कि अब इस मेंढर क्षेत्र के लिए हम किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाए, किस प्रकार से संगठन बनाए जाए। अब जहाँ तक आपने बात दोहराई की भी उसके बाद में संगठन को कैसे बनाया गया, तो वो संगठन भी क्यों बनाया गया था कि जब हम किसी भी बिजनेस के पर्पज से या किसी भी काम से जब दूसरे जैसे राजस्थान में चले गए, दिल्ली में चले गए, पंजाब में चले गए, दूसरी जगह चले गए, तो हम देखते थे कि बहुत से संगठन बने होते थे, NGO बने होते थे किसी अपने परिवार के नाम से या और किसी नाम से, ये किसी महापुरुष के नाम से, भाई ये संगठन हमारे क्षेत्र में ये काम कर रहा है, वो संगठन ये काम कर रहा है, उस संगठन ने आज ये सेवा की। तो हमने भी विचार किया कि भाई हमारे क्षेत्र का भी कोई ऐसा संगठन होना चाहिए मेंढर का, ताकि हमारे क्षेत्र के युवा साथी जब कहीं बैठे हों तो वो छाती ठोक कर ये कह दें कि भाई हमारे क्षेत्र में एक फलाना संगठन है, वो उस वर्ग के लिए ये काम कर रहा है, उस पीढ़ा के लिए काम कर रहा है, क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रहा है। वो बातें देखते हुए संगठन में हम बनाने का काम किया कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो जिले लेवल की जो भी समस्याएं हैं हम प्रयास करें कि भाई इन समस्याओं को इन संगठन के माध्यम से उनका समाधान करवाने का काम करें। उसी कड़ी में हमने ये संगठन बनाया था जो आप लोगों के सामने आज बना हुआ है। और आज मैं कहूँ कि किसी नाम का मोहताज नहीं है, जो कई स्टेटों में आज हमारे संगठन को जाना जाता है। जी सर, ये तो हो गई अपने संगठन की बात और आपके जीवन से रिलेटेड बात है, जैसे कि आपने बताया संघर्ष में जीवन रहा है आपका पुलिस पर की नौकरी तक का, उसके बाद में आपने रिजाइन दिया। सर जैसे कि हमारे युवा साथी है कुछ ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जैसे कि भटक जाते हैं या फिर अननेसेसरी नेगेटिविटी लाइन पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से वो गाइडलाइंस उनको सही नहीं मिल पाती, तो उनको आपसे जीवन से रिलेटेड उनको जोड़ करके आप उनको कोई ऐसी प्रेरणा बताएं ताकि वो एक सही रास्ते की तरफ बढ़ें। देखो, मैंने बताया था कि जहाँ तक युवाओं की बात है तो आज एक तो सबसे बड़ी समस्या कि हमारा युवा साथी पश्चिमी सभ्यता में है। एक दूसरा कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक तेजी होती है कि किस प्रकार से हम एकदम उतावलापन उत्तेजित ज़्यादा है। अब वो देखते हैं कि भाई ये फलाना कौन है, बोले कुलदीप यादव, तो वो सोच लेते हैं कि भाई 2 दिन में हम कुलदीप यादव बनना है। वो सोच लेते हैं कि भाई 2 दिन में हमें फलाना नेता बनना है। अगर बनना बने, एक दूसरे का मतलब हमें जो है ना उसकी रेस भी करनी चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए बढ़ने का। उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि हमको कुलदीप यादव से 10 कदम आगे जाना है, लेकिन उस संघर्ष को भी तो देखना चाहिए ना कि उस व्यक्ति ने उस काम को करने के लिए कितना संघर्ष किया है। वो संघर्ष आपको भी करना होगा। ये काम कोई 1-2 दिन में होने वाला नहीं कि भाई हम आए एकदम से बने और चले गए। बहुत से राजनेता भी आते हैं, वो एकदम से इस प्रकार के विचार लेके आते हैं, एक चुनाव लड़ते हैं, लड़ने के बाद में कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब चीज़ें पूरी करने के लिए हमें एक बात की मैंने पहले भी दोहराया था, तो टीच होनी चाहिए हमारे मन में कि हमने ये बात करनी है। अब भी मैं बात बताऊं कि हमारे सामने तो बहुत पुराने नेता हैं, रामविलास शर्मा, राव दान सिंह। रामविलास शर्मा जब राजनीति करी उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो मेरा रामविलास शर्मा का कोई मुकाबला थोड़ी है। लेकिन हमारे अंदर एक टीच है कि क्यों, ये भी तो रामविलास शर्मा भी तो एक इंसान है, राव दान सिंह भी एक इंसान है, उसका भी एक वोट है और रामविलास शर्मा का भी एक है, मेरा। बाकी तो हमें जनता का जो है ना, जनता को तय करना है कि भाई कौन बनेगा। तो हम पब्लिक के लिए ऐसा काम करके दिखाएं कि लोग ही उनको छोड़कर हमारी तरफ देखने लगें कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है। और वो जो व्यक्तित्व की छवि है वो आप लोगों को खुद बनानी होगी कि हम ऐसा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या करें कि लोग हमें उस श्रेणी में देखें कि भाई हम उस लायक हैं, इनके सामने खड़े होने के लायक हैं। तो मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई भी काम करना है तो उसकी एक तो अगर हमें करना है तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर भाई हमने ये काम शुरू कर दिया तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे भाई ये करने से नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, भला होगा, सही होगा। अपने मन में अगर संतुष्टि है, मेरे को काम करना है, अगर मेरे को आत्म संतुष्टि है कि मैं अपनी जगह सही कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे युवा साथी कई बार हताश हो जाते हैं और हताश होने का विषय भी होता है कि कई बार हम अच्छा काम करने की सोचते हैं लेकिन पब्लिक उसको गलत बता देती है। मैं अच्छा काम करने गया हूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो अपनी राजनीति करने आया, अपने छवि चमकाने आया, अपना काम करने आया, इसको चुनाव लड़ना है, वो करना है, तो इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन हमें उन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना।
कि मेरे काम आज मैंने कोई काम किया, आज मैंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है, तो मैंने कल उस बात पे वर्णन नहीं करना कि मेरे ज्ञापन देने लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। मुझे ये देखना है कि मैं अपने सही काम करके आया हूँ, मेरी आत्मिक संतुष्टि है, मैंने क्षेत्र के लिए ज्ञापन दिया, हम क्षेत्र की भलाई चाहते हैं। लोग उसमें क्या सोच रहे हैं वो उनका काम, उनकी सोच है। जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे ना कि भाई मेरे ये काम करने से और लोग क्या सोचेंगे। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं ना, ये हम सामाजिक बेड़ियों में, जातीय बेड़ियों में, इन अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस चीज़ को अलग उसमें घुमा दिया जाता है कि आपने ये काम किया है, तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमारे क्षेत्र में लगा लो, देश में लगा लो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता, जिनको मैं कहूँ कि खुद की चिंता नहीं होती, वो सारा दिन ही दूसरों की चिंता करते हैं कि भाई अब जैसे आपने चैनल बना लिया तो चैनल क्यों बना लिया, चैनल के माध्यम से पैसे कमाओगे, चैनल ये करेगा, चैनल फेल हो जाएगा, आप केस हो जाए, मतलब आपको ये चिंता नहीं है कि भाई चैनल क्या करेगा, लेकिन उन लोगों को सारा दिन चिंता है। तो ऐसे लोगों से हमें बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या करें। ये सबसे मेन फैक्ट है कि हम कोई भी काम करें तो हमें अपनी संतुष्टि से करना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ। लोग क्या कह रहे हैं उस बात को आप बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि लोग तो आप अच्छा काम करोगे तो भी बुरा कहेंगे, क्योंकि जो हमारे अगेंस्ट है, मैं तो कितना बढ़िया काम कर लो, राहुल दान सिंह समर्थक तो यही कहेंगे अभी कुलदीप यादव ने गलत कराया है, विपक्ष तो गलत बताएगा, या नहीं भी कहेंगे तो थोड़ी देर के लिए चुप बैठे रहेंगे, कुछ भी हो चाहिए, मतलब वो सही तो कह ही नहीं सकते। अब भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार कितना अच्छा फैसला कर लो, कांग्रेस तो उसको गलत बताएगी, अगर कांग्रेस ने उसको सही बता दिया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये है कि हम अपनी तरफ से अच्छा काम करें, पब्लिक क्या करे उस बात को भूल जाएं, अपने खुद के मन में इस बात का आकलन करें कि मैं आज ये फैसला करने जा रहा हूँ, ये मेरे को करना है और इस बात की मेरे अंदर में जिद है, जब तक मैं इसको पूरा नहीं कर दूंगा मैं रुकूंगा नहीं, चाहे उस रास्ते में मुझे कितनी भी परेशानियां आए, मुझे वो रास्ता तय करके और उस मुकाम तक पहुंचना है। ये हर युवा को इस बात को मान के चलना चाहिए और इस बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए कि भाई इसका क्या होने वाला है। तो सर ने जैसे कि बताया कि बहुत ही अच्छी ना प्रेरणादायक जो कथन या जो कहानी या जो सिस्टम बताया है, ये हर एक युवा व्यक्ति को या उस संघर्षशील व्यक्ति को जिसको अपने जीवन के अंदर कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, तो ज़रूर अपने न जहन में उतारें इन बातों को। ये सच्चाई है कि अगर जब तक हम जिस काम को की तरफ चलते हैं और उस काम की तरफ चलने से पहले सबसे पहले हमें उसका गोल बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, मुझे अचीव करना है। वो बोलते हैं कि मैंने भी सुना है और ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि हमें ना हर गली में नागदेव बैठे हुए होते हैं जो फन मारने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि आप अच्छा कर रहे हैं तब भी आपको बुरा कहेंगे और आप बुरा करें तब तो बुरा कहेंगे ही कहेंगे। ये बात ऐसा होता है सर कि बुरा करेंगे तब तो बुरा कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जब अच्छा करेंगे तो आपके ऊपर एक नहीं हजारों उंगलियां उठेंगी और एक दिन ऐसा आएगा वही व्यक्ति ये कहेंगे कि हमें विश्वास था कि ये करके दिखाएगा, और ऐसा एक दिन आता है। जैसे कि शायद आपके साथ में भी सर ऐसा हुआ होगा कि शुरुआत में तो हाँ जी ये राजनीति में आएंगे या ग्रुप चलाएंगे, लेकिन आज वही लोग हैं कि हाँ जी हमें पता था। देखो मैंने बताया था कि जब मैं पढ़ता था तो लोग जिद करते थे कि भाई इसकी मेरिट नहीं आ सकती, जब मैं नौकरी के लिए खड़ा हुआ तो लोग कहने लगे कि नौकरी नहीं लग सकती, जब मैंने नौकरी छोड़ी तो वो कहने लगे कि बर्बाद हो जाएगा। लोगों को वो कहने लगे कि जिनको नौकरी नहीं मिलती कि नौकरी छोड़ कर, आज पता है कि आपको नौकरियों का कितना बुरा हाल है आज के दौर में, तो उनकी प्रतिक्रिया वो ही रहती है। उस समय वो कहते थे नौकरी, अब जब मैंने बाद में मुकाम हासिल किया तो वो कहने लगे बोले हमने कहा था कि भाई कुछ ना कुछ नौकरी छोड़ के आया तो कुछ ना कुछ नया करेगा। तो लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है ना समय के अनुसार ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। जब शुरू में आप कोई शुरुआत करते हो तो नेगेटिव होते हैं, फिर और थोड़ा आगे आप बढ़ते हो तो थोड़ा सा नेगेटिव कम हो जाते हैं, और जब आप वो मुकाम हासिल कर लेते हैं तो जो व्यक्ति आपको ये कह रहा था कि भाई ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वही उस बात को पलट देता है। वो कह देता है मैंने तो आपको ये कहा था कि भाई ये करेगा, मैं तो तेरे को बताया था कि भाई ये कुछ ना कुछ करेगा। तो लोग अपनी प्रतिक्रिया समय के अनुसार अपने आप बदलते हैं। हमें उस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। तो हमें अपने गोल को, अपने टारगेट को ना सामने रख करके उसकी तरफ दौड़ना है। बीच में कितने कांटे झाड़ी आती है, कितने बारिश आती है, तूफान आते हैं, उन सब से टकरा करके निकलना। और संघर्षशील व्यक्ति जहाँ उनसे टकरा कर अगर निकल गए ना तो वो एक दिन हर एक मुसीबत से टकरा जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सर, अगर जिसके जीवन में अगर संघर्ष नहीं हुआ है और जिसको बोलते हैं ना बने बनाए लाडू खा लिए, हाथ में मिल गए, अगर वो खाएगा तो उसको परेशानी होगी, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति हर परेशानी का सामना कर सकता है आराम से, ईजी है।
और इस बात पर मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि कोई एक युवा बच्चा था, तो वो जवान हो गया। जवान होने के बाद में अब माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई हमारा बच्चा कुछ काम करे, नौकरी पैसा करे, कुछ पैसा लेके आए, उसकी ब्याह शादी हो, परिवार चले। तो अब माँ का क्या होता है कि माँ का बच्चे के प्रति लगाव होता है। ये हमारी प्रकृति का एक नियम है कि माँ बच्चे के प्रति इमोशनल होती है। जो बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर ले फिर भी उसको माफ़ करने के लिए तैयार होती है। लेकिन पिता जो होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है, क्योंकि वो चाहता है कि भी हमारा बच्चा कामयाब हो। तो एक पिता अपने बच्चे से कहता है कि भी आज आप जो है ना मजदूरी करके ले आओ, अब आपको घर चलाना पड़ेगा। तो बच्चा चला गया, उसको कहीं मजदूरी नहीं मिली। अब माँ का दिल तो नरम होता है, उसने अपनी तरफ से उसको 10 रुपये दे दिए। अब पिता को दे दे, बोल दे कि मैं 10 रुपये कमा के ले आया। उसने वो 10 रुपये दे दिए। वो पिता ने बोले भाई हाँ भाई क्या कमा के लाया? बोले 10 रुपये। बोले उसको फाड़ दे। तो उसने 2 टूक करके उसको फाड़ दिया। अब अगले दिन फिर बच्चे को मजदूरी पे जाना, फिर चला गया। अब नए व्यक्ति को रोजगार मिलना भी बड़ा मुश्किल है जी। उसको फिर कुछ नहीं मिला। अब माँ के पास फिर जो है ना 10 रुपये बचे हुए थे, तो उसने वो अगले दिन फिर दे दिए, पिता को दे दे। अब पिता ने कहा कि भाई फाड़ दे, उसने फिर उसको 2 टूक कर दिया। अब तीसरे दिन विकट समस्या आ गई, न तो माँ के पास पैसे और न रोजगार। बच्चा सारा दिन घूमता रहा। उसको 2 रुपये की मजदूरी मिली आखिर में, और वो 2 रुपये शाम को वो परिश्रम करके घर आया। घर आने के बाद में पिता ने कहा कि आज बेटा क्या किया? बोले जी आज तो पिताजी 2 रुपये की मजदूरी मिली। बोले इसको फाड़ दे। बच्चा बोला जी इसको नहीं फाड़ पाऊंगा। बोले तू यार रोज 10 रुपये फाड़ता था, ये तो 2 रुपये हैं। बोले जी वो 10 रुपये माँ के दिए हुए थे और ये 2 रुपये मैं खुद कमा के लाया। इसको मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसको फाड़ दूँ, क्योंकि मेरे परिश्रम का पैसा है। तो परिश्रम का देखो अलग ही बात है। बिल्कुल। और वो कामयाब होती है, वो ये भी सच्चाई, वो कामयाब भी होती है। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथियों को, दर्शकों को प्रेरणा देने के लिए। आपने जीवन की कुछ अपने बताए हैं कि भाई आपने इतना संघर्ष करके आप आगे पहुँचे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों की भी दुआएँ हैं और हमारी दुआएँ हैं कि आपका जो जीवन है आपका संघर्षशील ही रहे, और आप समाज सेवा के लिए तत्पर रहें, और दिन प्रतिदिन आपका कारोबार भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों जैसे ही अगर आपको बढ़ना है आगे, अगर आपको कुछ ना कुछ करना है हासिल, तो सबसे पहले आप अपना टारगेट बनाइएगा। विदाउट टारगेट कुछ भी नहीं होता है। अगर आप जाना है दिल्ली, और आपको जाना दिल्ली, आपको बताया जाए कि इस साइड में है, और कोई बोल दे कि नहीं इस साइड में है, तो आप उसी साइड में जाओगे, दिल्ली कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपना फोकस तैयार करना है, आपको अपना टारगेट बनाना है कि मुझे किस जगह पे जाना है, और उसके लिए आप उन अनुभवी लोगों से आप मिलिए जो आपको सही रास्ता दे सकते हैं। उनसे मत पूछिए जो आपको गली में हर तीसरा बंदा आपको राय देने के लिए तैयार होता है, उनसे मत पूछिए। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको आज तक हवाई जहाज़ के बारे में नहीं पता, जिसने देखा नहीं क्या होती है, कैसे उड़ती है, अगर गलती से आपने उसने पूछ लिया जी हवाई जहाज़ कैसे उड़ती है, तो आपको 20 बातें बताएगा उसके बारे में, और उसको नॉलेज नहीं है कि हवाई जहाज़ होती कैसी है, किस तरह से उड़ती है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर बच के रहिएगा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए पीछे। आप अपने टारगेट को लेकर के आगे बढ़ते रहिए। एक चीज़ ध्यान में रखिए, और हमेशा ये काम आएगी आपके, कि हाथी चले मजार और कुत्ते भौंके हजार। यानी कि बोलने वाले बोलते रहेंगे और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, और एक दिन वो कामयाब हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद भाई। सभी दर्शकों नमस्कार। थैंक यू सर।